नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। जैसा कि पिछली बार हमने बात करा था आईएमएफ के बारे में, वैसे ही आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। सारी डिटेल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले कि इंस्टीट्यूशन को क्यों लाया जाता है, क्या उसकी नीड थी जो इंस्टीट्यूशन को लाया गया। तो इसके बारे में हम बात करते हैं आज वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है और ग्रांट करता है गवर्नमेंट को। लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की लाइन में है या फिर बहुत ज़्यादा मिडिल इनकम है या लो इनकम है, उनकी कैपिटल प्रोजेक्ट को परस्यू करने के पर्पज़ से वर्ल्ड बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है या फिर कोई ग्रांट देता है। वर्ल्ड बैंक को बेसिकली दो मैंने आपको बताया था, आईएमएफ और आईबीआरडी और आईडीए, दो एक इंस्टीट्यूशन है, दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और इसके अलावा भी टोटल इन दोनों को मिला के और इसके अलावा 3 और इंस्टीट्यूशन है, यानी टोटल 5 इंस्टीट्यूशन को कम्प्लीटली मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। उनके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं एक बार। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्ल्ड ग्रुप एक फैमिली है। उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक है। कलेक्टिवली जो 2 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को मिला के आईबीआरडी और आईडीए को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आपको आईएमएफ की वीडियो के मैं बता चुका हूँ आईबीआरडी के बारे में। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये आईडीए है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये थर्ड यूनिट है इसकी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA जिसको बोला जाता है। और 5th नंबर की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। तो ये 5 इंस्टीट्यूशन है, इन पाँचों को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड बैंक की जो हिस्ट्री है, जैसे IMF डेवलप हुआ था उसी के साथ में वर्ल्ड बैंक भी डेवलप हुआ था 1944 के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? इसका 7 जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC के अंदर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का? एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? ईयर पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। उसके अलावा भी हम आगे बात करते हैं मेंबर कितने हैं इसके या मेंबर कौन कौन है इसके, उसके बारे में बात करते हैं। जो मेंबरशिप है इसकी, 189 कंट्रीज़ की मेंबरशिप IBRD की है और 174 कंट्रीज़ की मेंबरशिप IDA की है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? रिसेंटली 2023 के अंदर इसके प्रेसिडेंट अजय बांगा जी इलेक्ट हुए हैं। और जो इससे पहले थे वो डेविड मालपास थे। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और अगर डेविड मालपास ऑप्शन होता है, अजय बांगा जी वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको डेविड मालपास लगाना है। और अगर अजय बांगा दिया हुआ है तो आप अजय बांगा लगाएं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। MD इसके एक्सेल वैन ट्रॉसेनबर्ग है। MD एंड CFO जो है अंशुला कांत है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो इंदरमीत गिल है, ये एक इंडियन है। अब हम इसके बात करते हैं मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स का जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 189 मेंबर्स हैं टोटल और IDA के 174 है। इलेक्शन कैसे होता है, मेंबर्स कौन कौन है, क्या क्या है, वो सब चीज़ें देखते हैं इसके अंदर। ईच मेंबर स्टेट ऑफ IBRD शुड बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो IBRD के जितने भी मेंबर है वो IMF के ही मेंबर होते हैं और IMF के जो IBRD के मेंबर हैं वो ही अदर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे IDA हुआ या फिर जैसा IFC हुआ। इनके अगर IBRD का कोई मेंबर नहीं है तो वो अदर इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन नहीं कर सकता। यानी बेसिकली आपको फर्स्टली IBRD का मेंबर बनना पड़ेगा, तब जाके आप अदर इंस्टीट्यूशन को, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अदर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर पाएंगे। तो जो अब इसके अंदर 5 यूनाइटेड नेशन भी एक ग्रुप है। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम दोबारा कभी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन भी ग्रुप जो है उसके जो 5 यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के मेंबर नहीं है। उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अंडोरा, क्यूबा, लिस्टेंटिन, मोनाको एंड नॉर्थ कोरिया। या आपसे बेसिकली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो भी है इन ऑप्शंस में से ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 बाय 1, इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है। तो आपको ये 5 नाम ध्यान रखने हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं पर वर्ल्ड बैंक के मेंबर नहीं है। कोसोवो इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ UN। कोसोवो UN का मेंबर नहीं है, बट वो IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IBRD और IDA का मेंबर है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली। अब वोटिंग पावर की बात करते हैं, किस किस कंट्री की कितनी कितनी वोटिंग पावर है। जैसे वोटिंग पावर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर यूनाइटेड स्टेट्स की है 15.85%, जापान की 6.84% है, चाइना की 4.42% है, जर्मनी की 4% है, यूनाइटेड किंगडम की 3.75% है, फ्रांस की 3.75% है, इंडिया की 2.91% है। यानी इंडिया बेसिकली
7वें नंबर पे आता है। रशिया की 2.77% है, सऊदी अरेबिया की 2.77% है एंड इटली की 2.64% है। ये मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि वोटिंग पावर का मतलब ये होता है वोटिंग पावर का मतलब ये होता है वर्ल्ड बैंक के अंदर किस किस कंट्री की कितनी कितनी हिस्सेदारी है, लगभग कितने पावरफुल वो कंट्री है जो वर्ल्ड बैंक के अंदर अपना हिस्सा रखती है या फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर अपनी पावरफुल पोजीशन रखती है। अब इसके अचीवमेंट्स और टारगेट्स क्या हैं। वर्ल्ड बैंक, जैसा कि मैंने आपको IBRD और IMF के बारे में पूरी डिटेल्स बता चुकी है। कोई भी कंट्री अगर वर्ल्ड बैंक को लाने की नीड क्यों पड़ी, अगर कोई भी कंट्री या बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं या फिर वर्ल्ड वॉर या इन सब चीज़ों की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइक कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर कंट्रीज पूरी भूखमरी की कंडीशन हो रही है वहाँ पर, तो उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाता है वर्ल्ड बैंक, ताकि वर्ल्ड बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करेगा और वो इजीली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल कंडीशन को सही कर पाएंगे। तो इनके अचीवमेंट और टारगेट क्या है। अचीवमेंट भी है और कुछ टारगेट भी हैं जो इन्होंने अचीव कर लिया है और कुछ टारगेट्स हैं। अचीवमेंट है जैसे एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, भूखमरी और गरीबी को मिटाने का इनका टारगेट है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने अचीव कर लिया है। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी को हमेशा प्रमोट करते हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों को बराबर समझा जाए, बराबर अधिकार दिए जाएँ, बराबर उनको हर चीज़ प्रोवाइड किया जाए ताकि देश आगे से आगे बढ़ सके, हर देश। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो कम उम्र जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मरने की जो दर है उसको कम करने का भी इनका एक टारगेट है। कॉम्बैट HIV एंड एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ हैं HIV, एड्स, मलेरिया और इन सबको भी इनसे लड़ना या बेहतर तरीके से डील करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना या फिर हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना, ये भी इनका एक गोल या फिर टारगेट के अंदर आता है। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये भी इनका एक अचीवमेंट है। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ताकि सारी कंट्रीज़ कनेक्ट होकर अच्छे से काम कर पाए। किसी कंट्रीज़ के पास पैसे की कमी है तो वो दूसरी कंट्री या फिर वर्ल्ड बैंक उसे सपोर्ट करता है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोज़गार को, काफ़ी सारी चीज़ों को बढ़ा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो देश के अंदर रोज़गार ही बढ़ेगा, तो उस देश का डेवलपमेंट होगा तो वो कंट्री की स्थिति सुधरेगी, हेल्थ कंडीशन सही होगी, एजुकेशन सही होगा, वहाँ पर हर चीज़ वहाँ पर सही होगी। तो इन सब चीज़ों की हेल्प के लिए वर्ल्ड बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन इसके लिए काम करता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के अचीवमेंट और टारगेट थे जिसके बारे में हमने बात करा। आप जो पाँच इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में हम बेसिकली बात कर लेते हैं, जो थोड़ी एक नॉर्मल डिटेल्स बता देता हूँ मैं आपको हर इंस्टीट्यूशन के बारे में। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप एक आंसर भाई आपके दिमाग में एक नॉलेज रहेगी कि हाँ IBRD है, IDA है या फिर MIGA ये वर्क करता है या ICSID ये वर्क करता है, या किस लिए इनको अलग अलग 5 इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन 1944 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। ये ओल्डेस्ट मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है, जैसा लोन और गारंटी प्रोवाइड करता है। पॉलिसी एडवाइस टू हेल्प मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़, जो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी गरीबी और उनके जो सस्टेनेबल ग्रोथ है सारे पब्लिक के पास पहुँच गए, उसको बढ़ाने के लिए उनको लो इनकम पे पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करता है। पॉलिसी एडवाइस का बेसिकली मतलब ये है कि उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है जैसा उनकी नीड है। द एरिया ऑफ फोकस फॉर IBRD के लिए जो एरिया ऑफ फोकस क्या था वो था एग्रीकल्चर था, अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्थ केयर पे ध्यान देंगे, फैमिली वेलफेयर पर ध्यान देंगे, डेयरी डेवलपमेंट पे ये लोग ध्यान देंगे। ये बेसिकली जो एरिया फोकस था IBRD का था। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन है जो IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसको 1960 के अंदर स्टैब्लिश किया गया। इसका एम क्या था, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड ग्रांट टू द पुअरेस्ट कंट्री, जो सबसे गरीब से गरीब कंट्री है उनको लोन एंड ग्रांट प्रोवाइड करना। डेट कैन नॉट अफोर्ड टू लैंड मनी कमर्शियली, जो कमर्शियल बेसिस पे लोन नहीं ले सकते हैं। यानी इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो कमर्शियल बेसिस का मतलब ये जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, वो ऐसी कंट्री जो इंटरेस्ट रेट को पे नहीं कर सकती, यानी कमर्शियल लेवल पे वो लोग लोन नहीं ले सकते, तो उन कंट्रीज़ को ये सपोर्ट करता है। यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री है, उन कंट्रीज़ को ये सपोर्ट करता है। इट्स मेन एम टू फर्दर द वर्ल्ड बैंक ऑब्जेक्टिव टू एलिवेट पॉवर्टी बाय असिस्टिंग द पुअरेस्ट कंट्री इन द डेवलपिंग क्विकली, सस्टेनेबली एंड इक्विटेबली। ये भी वर्ल्ड बैंक को असिस्ट करता है। जो वर्ल्ड बैंक का मेन एम है गरीबी को हटाना, जितनी भी गरीब कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग क्विकली, सस्टेनेबली, इक्विटेबल करके, ताकि उनको जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड करा जाए, बहुत कम से कम रेट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा सकता है इस बेसिस पे, ताकि वो कंट्री अपने आप को डेवलप कर पाए और सारे जो पूरे देश की हम बात करते हैं उनमें गरीबी कम से कम हो। अब हम बात करते हैं IFC के बारे में। इट्स इस्टेब्लिशमेंट इन 1956 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया।
इसका क्या काम था? टू ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इन एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ मेंबर्स कंट्री। जो मेंबर्स कंट्रीज़ है उनके प्राइवेट सेक्टर को कैसे डेवलप करना है, यानी जो अभी तक IBRD और IDA जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बात कर रहा था, यानी वहाँ की गवर्नमेंट या फिर किसी देश की गवर्नमेंट या फिर किसी देश को जो चलाने वाला शासन जो चला रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि गवर्नमेंट लेवल पे। बट ये बात कर रहा है प्राइवेट सेक्टर की, उस मेंबर्स कंट्री के प्राइवेट सेक्टर के कैसे डेवलपमेंट करना है, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट का ऑफर प्रोवाइड करना है, एडवाइजरी कैसे देनी है, उसको एसेट मैनेजमेंट सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, इन सब के बारे में ये बात कर रहा है। आगे बात करते हैं हम MIGA के बारे में। MIGA क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 1988 के अंदर फॉर्म की थी। इसका प्राइमरी एम क्या है? द प्राइमरी एम ऑफ MIGA टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल्स लिव। टुवर्ड दिस एंड इट ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर एंड लेंडर्स। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट वाज फॉर्म्ड इन 1966। इसके बारे में हम बात करते हैं। भी पहले MIGA के बारे में समझ लेते हैं। MIGA 1988 के अंदर आया था। जो MIGA का एम क्या है, वो क्या करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। जितना ज़्यादा FDI आएगा देश के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे कंट्रीज डेवलप होगी, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कोई भी कंट्री के अंदर अगर कोई बाहर से दूसरी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, रोज़गार बढ़ता है और दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर पैसा आता है, तो अपने यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, गरीबी को कम किया जा सकता है और पीपल्स की जो लिव्स हैं, यानी उनका जो रहने का तरीका या जीने का जो स्तर है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और पॉलिटिकल रिस्क यानी गारंटी प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर और लैंडर्स को। ये मतलब एक गारंटी देता है इन्वेस्टर और लैंडर्स को, ताकि उन्हें किसी चीज़ का कोई डर ना रहे। अगर कोई दूसरी कंट्री की कंपनीज किसी और कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट कर रही है तो उन्हें गारंटी या फिर प्रोवाइड करता है, जिससे उनका डर खत्म हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंट्री के अंदर आ सके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये क्या है? 1966 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है ये एक्चुअली को इंटरनेशनल इन्वेस्टर के बीच में। जैसे कि मैं बेसिकली आपको नॉर्मल एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आके व्यापार कर रही है तो वो सबसे पहले क्यों आना चाहेगी इंडिया के अंदर? अगर उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट दिखेगा या ग्रोथ नज़र आएगी तो वो यहाँ पर आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि एनवायरनमेंट या फिर जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको बोला जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि पॉलिसीज़ को इतना आसान बनाया जाए कि बाहर की कंट्रीज़ इंडिया के अंदर आके ईजिली इन्वेस्टमेंट कर सके, या फिर उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इंडिया के, बाहर की कंपनी को इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने के लिए या नई कंपनी सेटअप करने के लिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कम से कम होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए बट ईजी वे में होने चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों को समझ पाएँ और जल्द से जल्द अपना कंपनी सेटअप कर पाएँ। तब जाके कोई कंपनी इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट कर पाएगी। क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होंगे तो वो कंट्री कभी नहीं चाहेगी कि उस कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट करे या फिर वहाँ पर अपना प्लांट लगाए या फिर अपना कोई वहाँ पर फाइनेंशियल या फिर कोई भी कंपनी सेटअप करे। तो इस चीज़ को आप कोई कंपनी सेटअप कर लेती है तो उसके बाद जो वहाँ पर अगर कोई लीगल राइट्स या फिर लीगल कोई ऐसी चीज़ होती है जिस वहाँ पर उस कंपनी को एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन चीज़ों को कैसे सेटलमेंट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे इंडिया की कोई कंपनी किसी रशिया के अंदर वर्क कर रही है तो वहाँ पर अगर उसके साथ कोई चीज़ होती है वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए एडवाइजरी का या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं उनको सेटल करने के लिए या फिर उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इस बारे में कोई भी अगर ऐसी कंट्री हो तो उसको गाइडेंस दे पाए। तो इसीलिए इसको लाया गया है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन्वेस्टमेंट के जितने भी डिस्प्यूट हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कंपनियों के साथ, उनके बारे में ये उनको गाइड करेगा। कॉन्सलेशन एंड आर्बिट्रेशन एडवाइस फॉर लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन इंटरनेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टर के बीच में जो भी लीगल डिस्प्यूट है उसके बारे में ये इन लोगों को गाइड करेगा, इसलिए इंस्टीट्यूशन को लाया गया है। तो ये सारे 5 इंस्टीट्यूशन थे वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। तो मैंने सारा कवर कर दिया वर्ल्ड बैंक का। आगे चल के हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच for watching my videos on YouTube. If you like my content, please share and subscribe to others. If any doubt, direct send mail theeducationhub138@gmail.com. Again, thank you for providing support.